Okay. So have you learned ever Kubernetes, any other platform? Okay. Okay. So you learn my yourself, right? Which platform? Udemy, YouTube, where? Okay, Mamsar. Yeah. Yeah, he's a good trainer. Okay. Okay. And right now, which company you working right now? IBM. Okay. So my all training, I'm deliver my all training in Hindi language. So are you comfortable in Hindi? Okay. Okay. Thank you. Next person, Pramod. नमस्कार. हम्म. 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 अच्छा. किधर से किया? अच्छा, बैंगलोर से. जी जी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ओपन शिफ्ट के लिए, क्योंकि टफ होता है थोड़ा सा ओपन शिफ्ट, लोग कहते हैं. हम्म. हम्म. बिल्कुल. 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 हम्म. हम्म. बहुत बढ़िया. बिल्कुल. अरुण, आपके तरफ से हो गया मेरा. एक बार फिर से रिपीट कर दो आप कौन सी कंपनी में हो, तो अदर लोग को भी पता लग जाएगा. एक्सेंचर. हम्म. बस. जी जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है. स्टार्ट करते हैं हम लोग. अभी मैं प्लान कर रहा हूँ इसको रेगुलर डे पे रखें. सैटरडे संडे के बाद भी रखें इसको. राइट, वीकडेज का भी रखेंगे प्लान. मैं यही करके चल रहा हूँ, बाकी आप लोग के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे. आप लोग जैसे बोलेंगे. अगर अगर हम वीकडेज भी करेंगे तो 2 मंथ में बाइंड अप हो जाएगा हमारा. हम्म. ठीक है. तो
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, वन बाय वन। देखो, क्यूबरनेटीज मार्केट में लॉन्च किया गया है कंटेनर को मैनेज करने, ठीक है। क्यूबरनेटीज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि कंटेनर क्या, व्हाट इज द कंटेनर, ठीक है। मार्केट में कंटेनर को एक अलग, लोगों ने एक अलग डेफिनेशन दे रखा है, और उस डेफिनेशन के अंदर क्या चल रहा है ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो बहुत बार ना दिमाग में एक डाउट सा रह जाता है कि ऐसे क्या है कंटेनर के अंदर। जनरली लोग उसे लाइट वेट वीएम के बोलकर वहीं पे छोड़ देते हैं, और हम लोग भी उसे लाइट वेट वीएम बोलने लग जाते हैं। बट एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या है, तो किसी ने कंटेनर को डेवलप किया है तो क्या कंटेनर टेक्नोलॉजी जब मार्केट में डेवलप हुई है तो क्या उन लोग भी उसे वीएम ही बोले? नहीं, कंटेनर एक डिफरेंट मेथड है। हम लोग 90% लोग वीएम बोल के चल रहे हैं। क्या बोलते हैं? लाइट वेट वीएम। आप लोग क्या बोलते हैं कंटेनर को? अपना अपना पॉइंट्स रखें मेरे सामने, फिर मैं आपको राइट डेफिनेशन, राइट मीनिंग बताता हूँ। क्या बोलते हैं आप लोग कंटेनर को? अगर आप से कोई पूछे या आपको किसी को समझाना है कि व्हाट इज अ कंटेनर, क्या बोलेंगे कंटेनर को? आप भी। हम्म। तो आप क्या बोलेंगे इसे? लाइट वेट एप्लीकेशन आप बोलेंगे, और थोड़ा और अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रिया, आपका पॉइंट क्या है? देखो, अगर हम लोग कंटेनर को अंडरस्टैंड करें, आप सभी का लिनक्स बहुत स्ट्रांग होगा, है ना? अब सभी का क्या होगा? लिनक्स स्ट्रांग होगा। अब मैं लिनक्स में अगर एक कमांड रन कर दूं, टच, है ना, या मैं कमांड रन करूं mkdir, या मैं कमांड रन कर दूं यहाँ पर yum इंस्टॉल, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं कोई भी एक्टिविटीज करता हूँ, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसके अगेंस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक प्रोसेस रन होता है। टच कमांड का एक प्रोसेस आईडी बनेगा, लाइक ये। mkdir कमांड को रन करूंगा तो उसका एक प्रोसेस आईडी बनेगा, और ये क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। और हर एक प्रोसेस की एक यूनिक नंबर होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब मैं अगर यहाँ पर एक पाइथन रन कर दूं तो इसका एक प्रोसेस आईडी बनेगा। मान लेते हैं एक प्रोसेस आईडी है। अब पाइथन प्रोसेस को रन होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या चाहिए? पाइथन प्रोसेस कहता है कि मेरे को अगर हार्ड ड्राइव चाहिए तो मुझे हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट है। वो हार्ड ड्राइव कौन दे रहा है?
ऑपरेटिंग सिस्टम ला के दे। ठीक है। पाइथन को चलने के लिए क्या, प्रोसेस को चलने के लिए रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो रैम चाहिए उसे। पाइथन प्रोसेस को चलने के लिए कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या, लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एप्लीकेशन लाइब्रेरीज वो से चाहिए। पाइथन प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो उससे, उस प्रोसेस को एक्सेस करने वाले यूजर्स इंटरनेट में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली कि उससे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ आ गई। अगर यहां पर मैं जावा रन कर दूं, तो जावा के लिए भी सारी चीजें चाहिए। जावा के अगेंस्ट भी क्या बनेगा, एक प्रोसेस आईडी बनेगी। एक प्रोसेस आईडी बनेगी ये। और जावा को भी क्या चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए। जावा को भी हार्ड ड्राइव चाहिए। जावा को भी रैम चाहिए। जावा को भी रैम चाहिए। जावा को भी लाइब्रेरीज चाहिए। जावा को भी नेटवर्क चाहिए। तो अब एक बात देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाइथन प्रोसेस भी चल रहा है, जावा प्रोसेस भी चल रहा है। उसी उस पाइथन को हार्ड डिस्क कहाँ से मिल रही है, बेस मशीन से मिल रही है। उस जावा को भी हार्ड डिस्क कहाँ से मिल रही है, बेस मशीन को मिल रही है। उस पाइथन को रैम मिल रही है बेस मशीन से, जावा को भी रैम बेस मशीन से। उस पाइथन को लाइब्रेरी बेस मशीन से मिल रही है, जावा को भी बेस मशीन से मिल रही है। उस पाइथन को नेटवर्क बेस मशीन से, जो एक लैन लैन पोर्ट होगा, उसी से वो भी यूज कर रहा, वो भी यूज कर रहा। मतलब पाइथन प्रोसेस एंड जावा प्रोसेस यूजिंग अ शेयर्ड रिसोर्स। क्या, क्या, शेयर्ड रिसोर्स। ऐसे ही आप और एक्टिविटीज जो लोड करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सब भी शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेयर्ड रिसोर्स। अब कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट आई कि पाइथन डेडिकेटेड रिसोर्सेज पे चलाना है, जावा डेडिकेटेड रिसोर्सेज पे चलाना है। क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या सोल्यूशन है आपके पास, सोल्यूशन क्या है? अगर आपसे बोला पाइथन डेडिकेटेड रिसोर्सेज, जावा डेडिकेटेड रिसोर्सेज, आप क्या करते थे कंपनी में? आप ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कर दिया, वीएम ही अलग कर दिया। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में बैठे हो तो आपने दूसरा सर्वर लगा दिया, फिजिकल सर्वर। अगर आप वीएम वेयर वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हो तो एक अलग से वीएम आपने काटा जिसमें पाइथन डाल दिया, और जो एक अलग वीएम काटा जिसमें जावा डाल दिया, और आपने बोला कि दोनों का डेडिकेट रिसोर्सेज कर दिया हमने। यही कॉल करते थे हम लोग। कंफर्म करो मेरे को। क्लाउड में अगर हम लोग गए तो अलग अलग EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया AWS क्लाउड में, कि एक EC2 इंस्टेंस जिसमें पाइथन है, एक EC2 इंस्टेंस जिसमें जावा, और हमने अपने कस्टमर को ऑर्डर दे, कमिटमेंट कर दिया कि आपका डेडिकेट है, आपका डेडिकेट है। आईटी वर्ल्ड के अंदर रिसर्च किया गया कि ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है क्या, कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होकर हम लोग रिसोर्सेज डेडिकेट कर पाए। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैठ के, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैठकर हम डेडिकेट रिसोर्स कर पाए। तो लिनक्स के अंदर एक फीचर होता है, लिनक्स कर्नल के अंदर, नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट। क्या, नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट। तो लिनक्स कर्नल के अंदर अगर हम लोग जाएं और वो उसको एक्टिवेट कर देना, नेम स्पेस एंड सी ग्रुप के अंदर, तो उसको एक्टिवेट करने से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। अब आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, मतलब
पाइथन को हार्ड ड्राइव मिलेगी, मिलेगी उसे बेस मशीन से ही, ऐसा नहीं है कि कहीं और से मिल रही है, मिलेगी उसे बेस मशीन से ही। लेकिन बेस मशीन की ये हार्ड ड्राइव है, मान लो बेस मशीन की ये हार्ड ड्राइव है 500 GB की। ठीक है। अब 500 GB में से ही पहले पाइथन यूज कर रहा था और जावा यूज कर रहा था, तो दोनों एप्लीकेशन को क्या लग रहा है, दोनों प्रोसेस को लग रहा है कि हमें शेयर्ड हार्ड ड्राइव मिल रही है। लेकिन जब नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या होता है कि 500 GB में से ना ऑटोमेटिक हार्ड ड्राइव कट जाती है। क्या कट जाती है? और कितनी कटेगी? जितनी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है। मान लो इस पाइथन प्रोसेस को हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट है 2 GB की। कितने की? 2 GB की। तो ये 2 GB का हार्ड ड्राइव डायरेक्ट 500 GB के हार्ड ड्राइव से नहीं उठाएगा। क्या करता है बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड में यहाँ पर 2 GB की हार्ड ड्राइव कटेगी वर्चुअली। आप VMware हो तो आपको पता ही ये सारी चीजें होती हैं। वर्चुअली 2 GB की हार्ड ड्राइव कटेगी और ये 2 GB की हार्ड ड्राइव वहां पर कटेगी जितनी पाइथन को चाहिए। और ये पाइथन नाम का प्रोसेस ये हार्ड ड्राइव यूज करेगा, वो यहां नहीं जाएगा। 2 GB की ये आइसोलेट हार्ड ड्राइव है। तो पाइथन प्रोसेस को क्या फील हो गया कि मेरे लिए डेडिकेट हार्ड ड्राइव है? होगा नहीं होगा फील? हम VMware में भी तो यही करते हैं ना, बेस मशीन रहता है बट काट के जब VM को दे देते हैं तो उसको क्या लगता है कि ये तो डेडिकेट हो गया। वो तो हमें पता है कि बैकएंड में हम क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा लेयर एप्लीकेशन चला रहे हैं। समझ आ रहे हैं? तो लिनक्स के अंदर जो नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट अगर आप एक्टिवेट कर देते हो, तो ऐसा आप हर प्रोसेस जो आप रन करते हो उस प्रोसेस के लिए जो रिसोर्सेस है वो आप आइसोलेट कर सकते हो। वही केस यहाँ पर रैम के साथ भी होगा कि कितनी रैम चाहिए भाई पाइथन को। पाइथन कहता है मुझे 200 MB रैम चाहिए। तो 200 MB रैम वो डायरेक्ट आपके फिजिकल मेमोरी से नहीं उठाएगा। वो फिजिकल मेमोरी से 200 MB रैम कटेगी और वो वर्चुअल आइसोलेट होगी और उसमें से फिर पाइथन को दिया जाएगा। वही चीज है लाइब्रेरी की। क्या? लाइब्रेरी, पाइथन की जितनी लाइब्रेरी होंगी वो शेयर नहीं होंगी, वो एक बाउंड्री के अंदर आइसोलेटेड होंगी जो सिर्फ पाइथन प्रोसेस से एक्सेस करेगा। वैसे यहाँ पर एक वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस बनेगा जो पाइथन इस वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस को यूज करेगा और इसकी अपनी अलग आईपी होगी। तो अब आप देखो कि पाइथन को जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब डेडिकेटेड हो गए। वही चीज यहाँ जावा के केस में भी होगी। तो मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपने चीजों को आइसोलेट कर लिया, डेडिकेट कर लिया। मतलब अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है कि अलग से VM ले लो, अलग से वो ले लो। और ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ किसकी वजह से? ये सब हुआ लिनक्स के अंदर जो कर्नल के अंदर नेम स्पेस एंड सी ग्रुप मॉड्यूल को एक्टिवेट करके, सी ग्रुप कंसेप्ट को एक्टिवेट करके, ये एक्टिवेट कर दो आप ये सब कर सकते हो। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो हुआ क्या यहां पर? कल तक हमारे पास कर्नल नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट जब हमारे पास नहीं था, तो हम किसी भी प्रोसेस को आइसोलेट नहीं कर पा रहे, किसी भी प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए उसको डेडिकेट नहीं कर पा रहे, तो शेयर्ड बेसिस पे चल रहे थे। लेकिन कर्नल के अंदर जाकर नेम स्पेस एंड सी ग्रुप के कंसेप्ट को जैसे ही एक्टिवेट करते हो, वैसे ही आप हर एक प्रोसेस के लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उन सारे रिसोर्सेज को आप डेडिकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डेडिकेट। मतलब आपका प्रोसेस जो चल रहा है वो प्रोसेस आइसोलेट हो गया, डेडिकेट हो गया, जिससे कि ये प्रोसेस इस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। समझ आई मेरी बात यहां पर? हाँ सर, इतना समझ आया? तो इस कंसेप्ट को ही टेक्निकली लैंग्वेज में हम लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कंटेनर। क्या बोलना स्टार्ट किया? कंटेनर। इसी को दुनिया कंटेनर बोलने लगी। बट आप एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाएंगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? कि जो प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आइसोलेट हो गया है, एक बाउंड्री के अंदर चला गया। उसी को हम लोग कंटेनर कहते हैं। उसी को हम लोग कंटेनर कहते हैं। हम्म।
विंडोज के अंदर भी वो सारे फीचर हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ आंसर। अब देखो, कर्नल की अगर हम लोग बात करें तो लिनक्स का कर्नल तो ओपन सोर्स है, कोई भी बंदा उसको एक्टिवेट कर सकता है, राइट। लेकिन एक्टिवेट भी कौन कर सकता है? जिसके पास कर्नल जिस लैंग्वेज में लिखी गई उस लैंग्वेज की उससे नॉलेज हो, और उसने मॉड्यूल के बारे में आता हो, भाई कैसे एडिट मॉडिफाई करते वही कर सकता है। नॉर्मल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, जो सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे पढ़ के आया है वो नहीं कर सकता। उसके लिए डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है, कर्नल मॉड्यूल का अलग स्किल्स होनी चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। तो अब क्या हुआ कि हर कोई तो एक्टिवेट कर नहीं सकता, तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ गई। जैसे डॉकर कंपनी आ गई मार्केट में, ठीक है। तो डॉकर कंपनी ने बोला कि हम आपको एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में डालोगे वो ऑटोमेटिक कर्नल से इंपैक्ट करेगा और वो आपके कर्नल के अंदर जाएगा और उस मॉड्यूल को एक्टिवेट कर देगा। सिंपल सा है। तो तो अब डॉकर कंपनी ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट से बात करके उन्होंने उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी ये चीज बनाकर दी थी। तो इकोसिस्टम के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए आज भी आप डॉकर विंडो में भी डालते हो तो विंडो में भी ये चीज मिल जाती है। तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया हुआ है ना, कि भाई डॉकर पे ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके सॉफ्टवेयर के अंदर की ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है, तो वहां पर भी ये चीजें आपको मिलने लग जाती है। क्लियर? तो ये है आपके कंटेनर की हिस्ट्री, यहां से हुई स्टार्ट। अब क्या हुआ देखो, अब मेरे एक बात को बहुत अच्छे से सुनना। आप एक बताओ, आज हम लोग डॉकर कंटेनर यूज कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। चलो 5 साल ले लेते हैं हम लोग, 5 साल 10 साल ले लेते हैं कि 10 साल से हमारी हम लोग यूज कर रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। आपने कभी सोचा है कि गूगल नाम की कंपनी तो 1990 से यूज कर रही है? हम तो डॉगर कंटेनर 2010 या 2014 में ही हम लोग यूज करना स्टार्ट किए। उससे पहले शायद ना के बराबर था कि कोई यूज कर रहा होगा, टीसीएस, आईबीएम, इन्फोसिस। लेकिन गूगल नाम की कंपनी, आईबीएम आई थिंक यूज कर रही थी पहले से, लेकिन कैसे यूज कर रही थी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आप देखो गूगल नाम की कंपनी कैसे यूज कर रही थी। तो अगर आप देखो तो वो लिनक्स के अंदर का ही एक फीचर है, मतलब कंटेनर कुछ भी नहीं है, लिनक्स का ही एक फीचर है बस। लेकिन नॉर्मल यूजर्स की बात करें तो नॉर्मल यूजर्स के लिए अब ये थर्ड पार्टी कम्युनिटीज आ गई, जैसे डॉकर आ गया और डॉकर ने बोला कि हमने ऐसी यहाँ पर प्रोग्रामिंग की है और ये एप्लीकेशन बनाई है कि आप जैसे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे लोड करेंगे तो बैकएंड में ये मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आप कोई प्रोसेस को रन करेंगे तो प्रोसेस आइसोलेट इन्वायरमेंट पे चलेगा। और वही आइसोलेट इन्वायरमेंट को लोग टेक्निकली एक एसेंट के रूप में कॉल करने लगे कंटेनर। क्योंकि अगर आप देखो कोई कंटेनर का हिंदी का मीनिंग क्या होता है, हिंदी का मतलब यही होता है, एक एक डब्बे को ही तो कंटेनर कहते हैं। डब्बे को ही तो कंटेनर कहते हैं ना। तो सिंपल अगर आप ये नाम को को रिलेट करो तो आप बोलोगे यार ठीक है यार, इसका नाम कंटेनर बोलना सही है, गलत गलत भी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका एक डब्बे के अंदर चला गया, ये प्रोसेस एक बाउंड्री के अंदर चला गया। जो कल तक नहीं था, आइसोलेट नहीं था, आज आइसोलेट हो गया। तो डब्बे को ही तो इंग्लिश में कंटेनर बोलते हैं, तो क्या बुरी बात है, लोग कंटेनर बोल रहे हैं इसको और सही बोल रहे हैं। बट हमें इसका बैकएंड मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि क्यों बोल रहे हैं कंटेनर। समझ गए मेरी बात को? डाउट है किसी को? ना ही मैं इसे वीएम बोलूंगा, ना ही मैं इसे एप्लीकेशन बोलूंगा। मैं इसे बोलूंगा कि आप जो लिनक्स के अंदर जो प्रोसेस है, कंटेनर इज नथिंग जस्ट पार्ट ऑफ द लिनक्स प्रोसेस। और उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दूंगा कि वो प्रोसेस आइसोलेट हो गया, बस ये बोलूंगा। बस। एक मिनट, एक मिनट। देखो,
अगर मैं यहाँ जाऊं, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो, मैंने बोला, मैंने यहाँ पर कमांड मारा PS-AUX। आप सभी को पता है ये कमांड क्या करती है। लिनक्स सभी का स्ट्रांग है ना, ऐसा कोई है जिसका लिनक्स बैकग्राउंड में कोई दिक्कत है? इतना तो पता है ना कि प्रोसेस कैसे देखते हैं। करेक्ट, राइट। तो देखो, ये कमांड पता है क्या करती है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे ना, वो आपको लिस्ट करके दिखाएगी। तो आप जरा देखें कौन कौन से प्रोसेस आपके चल रहे हैं, देख रहे हैं? ये प्रोसेस के नाम है, ये प्रोसेस की आईडी है। तो ये प्रोसेस कौन से यूजर से चल रहे हैं वो दिखा रहा है, देख रहा है? तो देखो यहाँ पे कह रहा है ये बिन बैश कोई प्रोसेस चल रहा है। तो मान लो अगर मैं कोई कंटेनर बनाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए। अगर हमारी डेफिनेशन कहती है कि भाई कंटेनर कुछ भी नहीं है, वो लिनक्स का एक प्रोसेस ही है, बस वो आइसोलेट हो चुका है, तो दिखना चाहिए। बिल्कुल वो दिखेगा आपको। मैंने एक कमांड मारा यहाँ पे। अभी देख, ये मत देखना ये कमांड क्या कर रहा है, बस इतना तो पता ही होगा। मैंने एक कमांड मारा और यहाँ पर एक कमांड रन किया, kubectl गेट पॉड। तो ये मेरा पॉड कहाँ जाके बना? ये नोड में बना, ठीक है? ये नोड में बना। अगर मैं इस नोड की आईपी देखना चाहूँ, kubectl गेट नोड -o वाइड, तो इस नोड की आईपी क्या ही है? अब मैं ऐसे सर्च करके ना इस नोड में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? इस नोड में गया, ठीक है? अब इस नोड में जाके मैंने एक कमांड मारा cryctl PS। तो मुझे बता रहा है कि वो कंटेनर देखो यहाँ पे आया है, वो कंटेनर यहाँ पे आया है, ठीक है? आपको कंटेनर की लैंग्वेज में, कंटेनर के फॉर्मेट में आपको यहाँ की चीजें दिख रही है। लेकिन अगर मैं इस मशीन के अंदर PS-AUX कमांड रन करूंगा, तो मुझे यहाँ पर देखो दिखाई देगा वो एंजेनिक्स प्रोसेस चलता हुआ। मैं यहाँ पे इसको ग्रैब कर लेता हूँ। ये देखो, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एंजेनिक्स प्रोसेस चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसकी प्रोसेस आईडी क्या दिख रही है? और यही प्रोसेस क्या है? आइसोलेटेड है। वो अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी भी एक कमांड होती है, LS-NS-P, और ये प्रोसेस आईडी आप डालो 4740। तो ये देखो, उस प्रोसेस के अगेंस्ट ये देखो इतने आइसोलेटेड बाउंड्री हैं, देख रहा है? नेट नाम की आइसोलेटेड बाउंड्री है जिसके अंदर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी। एमएनटी, जिसके अंदर एमएनटी की इंफॉर्मेशन, पीआईडी जो उसकी प्रोसेस आईडी जाएगी। सी ग्रुप जो हार्ड ड्राइव, सीपीयू, रैम, डेडिकेट इस फोल्डर पे जाएगा। तो क्या देखा आपने? क्या देखा यहाँ पर? छोटा सा एग्जांपल मैंने क्या दिखाया कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाकर एक कंटेनर बनाया। क्या बनाया? कंटेनर। जब मैंने कंटेनर बनाया तो मेरे लिए, अदर लोगों के लिए तो कंटेनर है, लेकिन है क्या एक्चुअल में? वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एक प्रोसेस है। क्या है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एक प्रोसेस था। और फिर मैंने उस प्रोसेस की आईडी जाके देखी, तो मुझे उस प्रोसेस की आईडी दिखी, और उस प्रोसेस आईडी के अगेंस्ट जब मैंने देखा तो आइसोलेटेड बाउंड्री दिखी मुझे। क्या दिखी? आइसोलेटेड बाउंड्री दिखी ना? आइसोलेटेड बाउंड्री, ये क्या है?
आइसोलेटेड बाउंड्री है, दिख रहा है आपको ये? टाइम, यूजर, नेट, अब ये सारी एडवांस चीजें होती हैं। आप समझ लो नेट के अंदर क्या, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास दूसरा कंटेनर बनेगा तो उसकी दूसरी प्रोसेस आईडी बनेगी, उसकी सब कुछ दूसरी आइसोलेटेड होगी। समझ आ गई सर? कंफर्म करो सारे लोग। तो अब आप लोग भी आज के बाद कभी भी कंटेनर को कंटेनर बोलें, बट उसके बैकएंड का को भी समझाएं किसी को अगर आप बोलें, ठीक है? राइट, राइट। एक्चुअल डेफिनेशन आपको सिंपल सा बोलना है, कंटेनर इज नथिंग, जस्ट पार्ट ऑफ द लिनक्स प्रोसेस, बस। सिंपल सा बोलना है, लिनक्स का ही एक प्रोसेस है। थोड़ा उसमें और मिर्च मसाला आप ऐड कर दो तो ये बोल देना कि वो प्रोसेस आइसोलेट हो गया, दैट इज अ कॉल कंटेनर, बस। बस एक मिनट। तो अब क्या हुआ देखो, अब आईबीएम में आजकल क्या हो रहा है, आई थिंक आईबीएम में कौन है इसमें? अच्छा प्रमोद, आप भी आईबीएम में हो ना? एक्स एम्प्लॉय हो। तो अगर मैं आईबीएम की बात करूं ना, गूगल की बात करूं, तो ये कंपनी ना किसी का कंटेनराइजेशन यूज नहीं करती। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है? उसके अंदर उन्होंने अपना खुद का ऐसा मॉड्यूल डेवलप कर दिया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नेम स्पेस एंड सी ग्रुप को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है? आप गूगल में चले जाओगे, वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा डॉकर, क्रायो, पॉडमैन, कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी वो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्यों? क्यों? उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खुद जाकर एडिट मॉडिफाई किया है। लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग देखें बाहर निकल के, जो सर्विसेज बेस्ड कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, डॉकर को यूज करती हैं, पॉडमैन को यूज करती हैं। अब होता क्या है देखो, कि अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके आप नेम स्पेस एंड सी ग्रुप को अगर आप एक्टिवेट कर दोगे ना, तो आपके प्रोसेस तो आइसोलेट होने लग जाएंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फीचर्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि कमांड कैसे डेवलप करूंगा मैं, कमांड भी तो आपको डेवलप करना पड़ेगा ना, कि भाई ये प्रोसेस को आइसोलेट करना है, उसकी कमांड कौन डेवलप करके देगा? तो आपको अपने लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। डॉगर कम्युनिटी क्या बोलता है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग करके अपनी कमांड बना के दे रहा हूँ, कि भाई ये कमांड करोगे तो ये हो जाएगा, ये कमांड करोगे तो नेटवर्क पे काम होगा, ये करोगे तो आप इमेज पे काम होगा, ये सारी चीजें ऐसे ही। फिर उसके बाद आपको डॉकर कम्युनिटी से कहता है कि मैं एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी भी आपको एडवांस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपको अपने लेवल पे डेवलप करनी पड़ेगी। इमेजेस को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा लेयर की कमांड जनरेट करके दे रहा हूं, जो आपको अपने लेवल पे मैनेज करनी पड़ेगी। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, आई चलो डॉकर का ले लेते हैं या कि अदर ले लेते हैं। लेकिन जो बहुत सिक्योरिटी बेस्ड कंपनियां होती हैं जो सब कुछ अपना रखना चाहती हैं, तो वो अपना स्टार्टिंग से डेवलप करती हैं। ठीक है, जैसे आईबीएम अपना स्टार्टिंग से डेवलप किया, ठीक है, ओपन शिफ्ट उन्होंने डेवलप करके दिया मार्केट में रेडिट के साथ मिलके। वैसे ही अगर हम लोग देखें कि गूगल तो वो अपने डेवलप करके यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोग यूज करते भी हैं। अब एक चीज और यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि ये
इमेजेस क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको इमेजेस बोलते हैं, है ना। जो आपके कंटेनर, आप बोलते हो ना कि कंटेनर पे ये इमेजेस हमारा लोड हो गए। एक्चुअल में ये इमेजेस क्या है अगर हम लोग देखें तो, कौन बताएगा इमेजेस को आप लोग क्या बोलते हैं? लोग इसको लाइट वेट ओएस इमेज के नाम से कॉल करते हैं, बहुत बार आपने भी देखा होगा। आपके ऑफिस से भी लोग बोलते हैं यार ये हमारी लाइट वेट ओएस इमेज है जो हमारी कंटेनर पे चल रही है। आप लोग बताइए इसको क्या कहते हैं इमेजेस को? इसको टेम्पलेट बोल सकते हो आप, राइट। इसको आप एक ऐसी फाइल बोल सकते हो जिसमें आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने पास किए, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि मुझे कौन कौन से प्रोसेस को एक जगह पे रखना है। तो मैंने इमेजेस किसको बोला, मैंने एक फाइल बनाई जस्ट, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बता दी मुझे ये करना है। और ये करने के बाद क्या होता है कि हम उसे बिल्ड कर देते हैं तो एक पैकेज बन जाती है ना। उसी को हम लोग इमेजेस बोलते हैं। फिर वो होता क्या है कि उसी पैकेज को हम लोग जब रन कर देते हैं तो वो एक प्रोसेस के अंदर जाकर वो रन होने लग जाती है, और उसी को हम लोग कंटेनर बोलते हैं, लाइक। तो इमेजेस कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास कर दिया है कि मुझे ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये कमांड्स है, ये प्रोसेस है जो मुझे एक जगह पे रखकर आइसोलेट करके चलानी है। ठीक है, तो जब वो रन होता है तो एक प्रोसेस जनरेट होता है, उसकी एक प्रोसेस आईडी जनरेट होती है, और उसके अगेंस्ट तो सारी चीजें रन हो रही होती हैं। और एक बाउंड्री के अंदर होती है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर होती है, दैट इज अ कॉल। आप लोग कंटेनर के नाम से उसे कॉल करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसको भी एक इन्होंने टेक्निक डिजाइन किया है कि डॉकर फाइल के थ्रू आप बनाएं, फिर उसको प्रॉपर बिल्ड करें। तो ये सारी टेक्निक भी आपको चाहिए ना। तो अगर आप अपने लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं तो आपको अपने लेवल पे ये टेक्निक भी डेवलप करनी पड़ेगी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक फाइल के अंदर कैसे रखना है, फिर उसे कैसे पैकेज बना के उसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपकी कंपनी डॉकर या थर्ड पार्टी कोई कंपनी यूज करने लग जाती है तो फिर उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सी कंपनी आज के टाइम पर भी आप देखोगे जाके, तो अब जैसे कंटेनर रन टाइम इंजन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैनुअल जाकर नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट एक्टिवेट कर दिया है। और उसके ऊपर प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने अपने पर्सनल कमांड्स भी डेवलप कर लिए हैं। लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आज भी वो डॉकर कमांड को यूज कर रहे हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है अगर उन्होंने अपना ये डेवलप नहीं किया तो। समझ आ गई? उसके बाद धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि एक नॉर्मल यूजर, एक नॉर्मल कंपनी जो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देती है तो उनके लिए एक बहुत ज्यादा पेनफुल जॉब हो जाएगा यार, कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट अगर करने जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कंसेप्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मार्केट में डेवलप हो गया, जैसे कि आपका कंटेनर डी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो कुबरनेटिस है ये किसका प्रोडक्ट है एक्चुअल में? तो ये प्रोडक्ट है हमारे गूगल का। पहले गूगल कंपनी इसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करती थी, फिर मार्केट में उन्होंने डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद आज लिनक्स फाउंडेशन उसे पूरा हैंडल करता है। ठीक है, और लिनक्स फाउंडेशन आपको पता ही है, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो। तो वही है कि लिनक्स फाउंडेशन वाले आज कुबरनेटिस को हैंडल कर रहे हैं, उसमें नए अपग्रेडेशंस लेके आ रहे हैं, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही लिनक्स फाउंडेशन वालों ने क्या किया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जिसको ये लोग कंटेनर डी बोलते हैं, और ये ओपन सोर्स है, और कहते हैं कि इसको लोड करके आप ये कर्नल नेम स्पेस एंड सी ग्रुप का कंसेप्ट आपको एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आपको मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाकर आपको इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो कल तक हम लोग कंपनी क्या करती थी कि डॉकर तो ओपन सोर्स, सॉरी, कुबरनेटिस तो ओपन सोर्स हुआ करता था लेकिन डॉकर नहीं हुआ करता था, क्योंकि डॉकर थर्ड पार्टी कंपनी का है। तो कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के लिए, कि हमारे प्रोसेस आइसोलेट करने के लिए हमें कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग डॉकर कंपनी के पास जाया करते थे। बट आज आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ओपन सोर्स कंटेनर डी इंजन लोड करके आप ये फीचर ले सकते हो। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, कंफर्म करो। क्या? नहीं नहीं, रेडिट का नहीं है। समझ आ गया ना? कोई डाउट है तो पूछ।
डाउट है क्या? प्रमोद, अरुण, पंकज। चलो, तो ओवरऑल हमारी ये बेसिक्स हिस्ट्री है कंटेनर को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्यूबरनेटिस के बारे में। तो हर कंपनी ने देखा कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकते हो और वो सारे प्रोसेस को आइसोलेट भी आप कर सकते हो। तो इससे कंपनी को बेनिफिट ये हो गया कि आपके रिसोर्सेज बेटर तरीके से यूटिलाइज होने लग गए। जैसे कि पहले वीएमवेयर के का कंसेप्ट चला करता था, तो वीएमवेयर के कंसेप्ट में आपको रिसोर्सेज बेटर तरीके से यूटिलाइज तो हो रहे थे, लेकिन फिर भी वेस्ट हो रहे थे, क्योंकि यार एक प्रोसेस के लिए आप एक अलग वीएम काट रहे हो। तो आपने उसे 4 GB रैम अगर दे दिया तो 4 GB रैम फिक्स हो चुकी है उसके लिए। आपने उसके लिए 50 GB हार्ड ड्राइव दे दी तो 50 GB हार्ड ड्राइव फिक्स हो चुकी है। फिर उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप डाल रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग स्पेस ले रहा है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस डाल रहे हो, फिर उसके बाद आप उसके अंदर प्रोसेस डाल रहे हो। अब वो प्रोसेस जो चल रहा है, आपकी एप्लीकेशन जो चल रही है, एप्लीकेशन अगर पूरी रैम यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तब भी वो वीएम एक्यूपाई 4 GB रैम करके बैठा हुआ है ना। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि रन टाइम में उसका उस वीएम का रैम निकाल के आप किसी और वीएम को दे देते, ऐसा नहीं हो सकता था। अगर आप फिर वो वीएम को स्विच ऑफ करो, शट डाउन करो, फिर उसके बाद उसकी रैम कम करो, फिर आप देते थे। बट ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि यार रनिंग टाइम पर कोई वीएम ऑन है तो उसे जितना रैम की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उसे सिर्फ उतना ही मिले। ठीक है, बाकी उसे एक्यूपाई करके ना बैठे। ऐसा कुछ था क्या? आप बताओ, वीएमवेयर में कौन कम कर रहा है, ऐसा था क्या? नहीं। हम्म। 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 वेस्ट, टोटली वेस्ट। ठीक है ना। और ऐसा भी ऑप्शन अगर वीएमवेयर में आ जाता ना, कि मान लो आप अगर आपके 10 वीएम चल रहे हैं और 10 वीएम को जितनी रैम की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना ही रैम ले, बाकी वो वापस बेस मशीन को देते। बट ऐसा नहीं है, वीएमवेयर में क्या है कि आपको वीएम काटनी पड़ेगी और एक एक वीएम को डेडिकेट रैम देनी पड़ेगी। जैसे 6 GB दे दिया तो 6 GB वो लेके बैठ गया है फिर वो। समझ आ रही बात यहाँ पर? हाँ जी सर। राइट। 6 GB वो क्या किया उसने, वो एक्यूपाई करके बैठ चुका है। उसके बाद चलो अगर मान लो ऐसा कंसेप्ट आ भी जाता मार्केट में कि ठीक है यार, चलो वीएमवेयर वालों ने ऐसा कुछ लॉन्च कर दिया टेक्नोलॉजी की यार, जो वीएम जितना रैम यूज करी हो उतना ही, जितना उसे नीडेड है वो उतना ही रैम यूज करेगा, बाकी वो छोड़ देगा। अगर ऐसा कुछ होता भी ना, तो फिर भी तो आप देखो कि एक एक वीएम के साथ एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम जा ही रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस जा रहा है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए भी रैम की रिक्वायरमेंट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए भी हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट है। तो यार हमें तो एप्लीकेशन से मतलब है ना, हमें तो एप्लीकेशन को आइसोलेट करना है, हमें तो एप्लीकेशन को डेडिकेट करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में क्यों आया? तो कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके एप्लीकेशन आइसोलेटेड हो रहे हैं। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्ड है बट वो आइसोलेट, उसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है वो आइसोलेटेड हो रही है। एप्लीकेशन को भी फील हो रहा है कि मेरा एक डेडिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा का पूरा। ठीक है। चलो, तो कुबरनेटिस की अगर हम लोग ले दे के बात करें, तो हर कंपनी को पसंद आया ये कंसेप्ट कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके नंबर ऑफ, हर प्रोसेस को आप आइसोलेट कर पा रहे हो, हर प्रोसेस डेडिकेट हो पा रहा है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो कंपनी ने इसे फिर अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट में पहले यूज करना स्टार्ट किया। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए हमें पहले सर्वर की डिमांड पड़ा करती थी।
तो हम सर्वर्स मार्केट से बाय करते थे। फिर हमने देखा कि अगर VMware वर्क स्टेशन इन्वायरमेंट आपकी कंपनी में चल रहा है तो VMware टीम को आप बोलते थे कि यार मुझे एक लिनक्स की VM काट के दे दो, एक विंडोज की दे दो, एक विंडोज 10 की दे दो, मुझे एक मैक की दे दो, एक सेंटोस की दे दो, क्योंकि मुझे कोई टेस्टिंग करनी तो 8-10 VM काट के आपको देता था, आप उस पर टेस्टिंग करते थे। और ये VM रिक्वेस्ट करना एक बहुत ऑफिशियल प्रोसेस देखा जाए तो प्रॉपर मेलिंग के साथ चलता था, कि वो पहले आपके मैनेजर को जाएगा, फिर अप्रूवल टीम को जाएगा, अप्रूवल टीम अप्रूव करेगी, वो रिसोर्सेज देखेगी है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको दी जाएगी। तो महीने 2 महीने का प्रोसेस हो जाता था टोटल। फिर अब क्या हुआ कि ये कंसेप्ट आने के बाद क्या हुआ मार्केट में कि जो डेवलपर्स हैं जिनको टेस्टिंग करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए, वो अपने अंदर ही कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को लोड करते हैं, जैसे डॉकर को लोड कर लिया या अपने लिनक्स के अंदर जाके वो नेम स्पेस सी ग्रुप को एक्टिवेट कर लिया, और फिर वो क्या करते थे कि अपना एक प्रोसेस चलाते थे और उसी को आइसोलेट करके उसी पे वो टेस्टिंग कर लेते थे, लाइक जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। तो एक उन्होंने कंटेनर जैसे बनाया, उसके अंदर उन्होंने मान लो जावा बेस एप्लीकेशन उसके अंदर लोड करके अपनी टेस्टिंग कर ली, एक बनाई पाइथन बेस, एक बनाई उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाई, और अलग अलग इन्वायरमेंट उनको फील हुआ और उन्होंने टेस्टिंग कर ली। तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में बहुत बढ़िया चला। फिर मार्केट में सोचा गया कि यार इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो फिर वही बात आई कि ये जो प्रोसेस है जिसको हम लोग कंटेनर्स कर रहे हैं, इनका मैनेजमेंट भी तो हैंडल करना है। मैनेजमेंट मतलब एक एक कंटेनर जो आपका है उसको नेटवर्क है, तो उसके नेटवर्क की पे जो ट्रैफिक आएगी, वो ट्रैफिक को कैसे हैंडल हैंडल करना है, और ट्रैफिक को कैसे लोड बैलेंस करना है, उस ट्रैफिक पे कैसे फायरवॉल रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, या कोई प्रोसेस अगर डाउन हो जाए, लाइक कोई कंटेनर अगर डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक कैसे रिक्रिएट होना है, एक कंटेनर का वर्कफ्लो कैसे सेट करना है, एक कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी कैसे सेट करनी है, एक ड्यूरेबिलिटी कैसे सेट करनी है, एक कंटेनर की अवेलेबिलिटी कैसे सेट करनी है, एक कंटेनर को बाहर से स्टोरेज कैसे पास करना है, एक कंटेनर पे फायरवॉल कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक कंटेनर के ऊपर कैसे हम लोग लोड बैलेंसर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आपकी होंगी तभी आप प्रोडक्शन पे इसको यूज कर सकते हो। तो अब प्रोडक्शन पे देखा गया कि कंटेनर तो एक VM जैसा वर्क कर रहा है पूरा का पूरा, है ना, क्योंकि भाई एक कंटेनर क्या एक प्रोसेस है, प्रोसेस आइसोलेट हो गई, डेडिकेट हो गई। तो हमें तो यही फील हो रहा है ना कि यार ये हमारा जो प्रोसेस है एक एक डेडिकेट मशीन पे चल रहा है, यही तो फील होने लग गया ना हमें, एक डेडिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है। तो ये फील हमें क्या मैसेज दे रही है कि आप एक VM जैसा इसे यूज कर रहे हो, एक कंप्यूटर के जैसा यूज कर रहे हो। तो इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए, एक बेटर मैनेजमेंट के लिए, फिर मार्केट में वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल लॉन्च हुआ। तो डॉकर कंपनी वालों ने भी अपना मार्केट पे लाया डॉकर सॉन्ग। ठीक है, लेकिन डॉकर सॉन्ग के साथ कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशंस लाइक कि यार इसको लोड करके आप इतने कंटेनर्स ही हैंडल कर सकते हो, इस लेवल की ट्रैफिक हैंडल कर सकते हो, ये कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं था कि अनलिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड इन्वायरमेंट के लिए नहीं था डॉकर सॉन्ग। उसी ईयर मार्केट में डॉक कुबरनेटिस आया मार्केट में। ठीक है, तो लिनक्स फाउंडेशन वालों ने कुबरनेटिस का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया 2020, आपका 2014 में आया। ठीक है, उसके बाद आज 10 साल हो चुके हैं कुबरनेटिस को, और वो सारे फीचर्स, सारे एडवांस चीजें कंटेनर को मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस वालों ने डेवलप किया। और कुबरनेटिस के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेशन है। ठीक है, कितना भी बड़ा इन्वायरमेंट हो, कितना भी बड़ा डेटा सेंटर हो, कितने भी कंटेनर्स क्यों ना हो, लाखों करोड़ों मिलियंस कंटेनर को हैंडल कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसकी ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, उसकी हाई अवेलेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर। और तब से अभी तक क्यूबरनेटिस के टक्कर में कोई नहीं, ऐसा कोई। वैसे तो देखा गया है कोई कंटेनर को मैनेज करने के लिए टेराफॉर्म भी कंटेनर को मैनेज कर लेता है। ठीक है, आपका एनसिबल से भी आप टेरा कंटेनर को मैनेज कर सकते हो, डॉकर फॉर्म है ही है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। बट उतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्ट आपका क्यूबरनेटिस है। और आज के टाइम पे क्यूबरनेटिस सिर्फ कंटेनर को हैंडल नहीं कर रहा है, आप लिनक्स फाउंडेशन वाले क्यूबरनेटिस में ऐसे ऐसे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि क्यूबरनेटिस के थ्रू ना आप VMs को भी हैंडल कर सकते हो। मतलब जैसे आपका VMware है ना, जो VMware कर रहा है, तो क्यूबरनेटिस के थ्रू आप VMware को भी हैंडल कर सकते हो, VMs को भी हैंडल कर सकते हो, AWS क्लाउड की VMs को भी हैंडल कर सकते हो क्यूबरनेटिस के थ्रू।
तो इतनी सारी चीजें कुबरनेटिस में और ऐड ऑन होती जा रही। तो आने वाले टाइम पे आप समझ लो कि हर चीज कुबरनेटिस करेगा। इवन कुबरनेटिस में अब आपके एआई के साथ भी काम स्टार्ट हो चुका है, और कुछ सालों के बाद आप देखोगे कि कुबरनेटिस एआई के साथ भी इंटीग्रेट करके काम कर। तो ऐसे अगर समझ लो कि अगर आपका बैकग्राउंड या जो भी बंदा अपना बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, जिसका शुरू से जॉब प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का आया है, वो शुरू से ही अपना करियर स्टार्ट किया था डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर पे, जहाँ पे वो सर्वर्स को, फायरवॉल्स को, राउटर्स को हैंडल कर रहा था। फिर उसने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे वीएमवेयर पे गया, ठीक है, तो वीएमवेयर पे वो सारे डेटा सेंटर हैंडल कर रहा है। फिर वो नेक्स्ट लेवल पे अपना क्लाउड पे चला गया, वहां वो डेटा सेंटर हैंडल कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि कंप्यूट प्रोफाइल का जो नेक्स्ट लेवल है, वो आज के टाइम पर अभी जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है? कंटेनर एंड क्यूबरनेटिस। सिंपल। और अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या आ जाए किसी को नहीं पता, कि आपकी एप्लीकेशन अभी तो कंटेनर पे चल रही है, आगे किस पे चलेगी किसी को अभी नहीं पता अभी, बट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में डेवलप नहीं हुई है तो कंटेनर के ऑप्शंस में खड़ी हो। समझ आई? किसी को कोई डाउट? प्रमोद, सुप्रिया, अरुण, पंकज। चलो, तो क्यूबरनेटिस क्या कहता है? क्यूबरनेटिस कहता है कि बेसिकली उसका काम है कंटेनर को मैनेज करना। लेकिन क्यूबरनेटिस कहता है कि कोई भी कंटेनर को मैनेज करने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए। क्या बनाए? ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है किसी भी कंटेनर को मैनेज करने के लिए अगर आप वो ऑब्जेक्ट्स देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एक कमांड रन करो, kubectl API हाइफन रिसोर्स। ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या? ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप मैनेज करोगे। ठीक है, जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ। क्या बोल रहे हो? kubectl और? सर वो जस्ट वो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। और कोई क्यूब सीटीएल बोल रहा है, क्यूब, कोई क्यूब कटल बोल रहा है, बट एक्चुअल में ये है आपका क्यूब सीटीएल। ठीक है, वो शॉर्टकट नाम है, लोग बोल देते हैं, बट है क्यूब सीटीएल। और अगर जनरली हम देखें तो ये क्यूब सीटीएल जो एक्चुअल मीनिंग निकाले तो ये कुछ भी नहीं है सर, ये एक यूटिलिटी टूल है बस। ठीक है, मैं इस क्यूब सीटीएल को बदल के कोई और नाम भी कर सकता हूँ, है ना। आप बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ क्यूब सीटीएल, कि क्यूबरनेटिस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स डेवलप किए गए हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, तो अब ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे होंगे, ये डिलीट कैसे होंगे, ये मॉडिफाइड कैसे होंगे? कोई ना कोई मेरे को इंटरफेस चाहिए ना, कोई ना कोई मेरे को इंटरफेस चाहिए। तो मुझे इंटरफेस डेवलप करना पड़ेगा। या तो मैं कोई ग्राफिकल इंटरफेस डेवलप कर दूं और ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको डैशबोर्ड में दिखा दूं,
और मैंने आपसे बोला कि माउस से जाके क्लिक क्लिक करके आप वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने एक कमांड डेवलप किया है, मतलब एक काइंड ऑफ एक प्रोग्रामिंग मैंने की है, और उसको मैंने बिल्ड की है, और उसका उसका नेम मैंने रख दिया है क्यूबसीटीएल। वो फंक्शन का नाम मैंने क्यूबसीटीएल रख दिया। और मैंने बोला कि इन ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो आप ये कमांड यूज करो। एक कमांड डेवलप कर दी है मैंने, उसका नाम क्यूबसीटीएल रख दिया, बस दैट्स इट। उसके अंदर एक ऐसी स्क्रिप्ट है, ऐसी प्रोग्रामिंग डिफाइन है कि उसके थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट्स को ट्रिगर करेंगे। ठीक है। कल को, अब ये ओपन सोर्स है, अब कंपनी चाहे तो इसका नाम बदल दे। कौन बोलने आ रहा है? इसका नाम बदल के प्रमोद रख दे। तो मैं कमांड मारूंगा प्रमोद एपीआई रिसोर्स। मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मैं पहले प्रमोद। अब आप देखिए रेडिट का ओपन शिफ्ट, राइट? प्रिया, आप ओपन शिफ्ट में काम कर रहे हो, सुप्रिया ना? कौन? प्रमोद आपका। तो आप मुझे बताइए, रेडिट वालों ने ओपन शिफ्ट में क्या नाम दिया है कमांड चलाने के लिए? ओसी। तो अब ओसी क्या है? ओसी उन्होंने अपना कमांड डेवलप किया है। ओसी, उन्होंने बोला कि हमें नहीं यूज करना क्यूबसीटीएल। कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? हम अपनी लैंग्वेज यूज कर, उन्होंने ओसी कर दिया। बट बैकएंड में प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग वही है जो क्यूबसीटीएल पे की गई है, कि आप क्यूबसीटीएल के थ्रू ऑब्जेक्ट को ट्रिगर कर रहे हो, यहाँ पर उसी कमांड से ट्रिगर किया जा रहा है, बस फर्क यही है। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्यों डिटेल से ही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उनके कुछ ओपन शिफ्ट है क्या? अगर हम लोग ओपन शिफ्ट में देखें तो बैकएंड में तो कुबरनेटिस ही चल रहा है, सब कुछ सारा का सारा। वो तो उन्होंने अपने डेवलपर को रखकर एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग कराकर एक एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दे दिया है, जो कि कस्टमर को खुद से इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। बट बैकएंड में तो सारा कुबरनेटिस ही है। आप ओसी चला के ना चलाओ, क्यूबलेट चलाओ, तब भी चलेगा, तो भी चलता है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो ऐसे ही हम लोग देखें तो इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स डेवलप किए हैं, ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये कहते हैं कि अगर आपको कंटेनर में कुछ नेटवर्क से रिलेटेड चीजें कुछ करनी है, तो नेटवर्क वाला ऑब्जेक्ट डेवलप किया है जो आपको यहाँ पे ढूंढना है। जैसे ये हो गया, नेटवर्क पॉलिसी हो गया, नेटवर्क सेट हो गया। ठीक है। कोई लोड बैलेंसर से रिलेटेड कंटेनर में कुछ करवानी है, तो ये रहा इंग्रेस वाला ऑब्जेक्ट इन्होंने डेवलप करके दिया आपको। ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना है, तो ये कह रहे हैं कि ये डिप्लॉयमेंट नाम का ऑब्जेक्ट हमने डेवलप किया है। कुछ सर्विस से रिलेटेड करना, तो ये सर्विस नाम का ऑब्जेक्ट डेवलप किया है इन्होंने। कह रहे नोड से रिलेटेड कुछ करना, तो नोड नाम का ऑब्जेक्ट इन्होंने डेवलप किया है। तो कंटेनर के साथ जिस जिस टाइप की एक्टिविटीज आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑब्जेक्ट्स को डेवलप कर करके दिया है। अब जैसे इन्होंने पीओडी पॉड्स नाम का ऑब्जेक्ट डेवलप करके दिया है। अब ये कहते हैं कि कोई भी जो कंटेनर है, अगर वो कुबरनेटिस के थ्रू मैनेज कराना है, तो आपको उस कंटेनर को इनके ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है। जैसे एक पीओडी पॉड नाम का ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो कोई भी कंटेनर जो है वो कहाँ जाएंगे? इस पीओडी पॉड के अंदर जाएंगे। और कंटेनर क्या है? कंटेनर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। तो कुबरनेटिस कहता है कि कोई भी कंटेनर्स को हैंडल मैनेज अगर मेरे थ्रू कराना है, तो आपको उसको पीओडी पॉड नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर रखना हो। समझ आई? हाँ सर। कंफर्म करो। अब पीओडी, अब इन्होंने पीओडी पॉड नाम का ऑब्जेक्ट क्यों लाके दिया, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम कंटेनर को ऐसे भी तो रखकर हैंडल कर सकते थे ना। ऐसे भी हमारे कंटेनर हैंडल हो रहे थे, हो जाते, जैसे डॉकर फॉर्म वाले में हैंडल हो रहा है। बट इन्होंने पीओडी पॉड नाम का ऑब्जेक्ट क्यों लाके दिया मार्केट में? उसके बहुत सारे बेनिफिट है। देखो, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये जो पीओडी पॉड नाम का ऑब्जेक्ट है ना,
इसको आप बोल सकते हो लाइट वेट वीएम। इसको आप वीएम के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये है वीएम, ये है कंप्यूट, ये है फिजिकल मशीन, इसको बोल सकते हो आप। मैं या तो पीओटी पॉड बोलूं, ठीक है, या मैं वीएम बोलूं तो सही है। अभी इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा क्यों परफेक्ट इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है। या मैं इसको कंप्यूट बोलूं तो भी सही है, ठीक है। क्योंकि पीओडी पॉड लाने के बाद अब देखो क्या हुआ, अगर पीओडी पॉड नहीं होता तो प्रॉब्लम्स कितनी होती। मान लो आपने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, एक कंटेनर आपने बनाया, इस कंटेनर को आपने एक आईपी देनी पड़ेगी, नेटवर्क, एक आईपी आपने इस कंटेनर को दे दी, ठीक है, इस कंटेनर को आपने एक आईपी दे दी। इस कंटेनर के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है वो वेब सर्विस चल रही है। अब ऐसे ही आपने दूसरी कंटेनर बनाई, दूसरे कंटेनर को दूसरी आईपी मिली। ऐसे आपने क्या किया, थर्ड कंटेनर बनाई, और थर्ड कंटेनर को आपने डिफरेंट आईपी दे दी। ये लो, ठीक है, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन सर्विस चल रही है, इसके अंदर आपकी डेटाबेस सर्विस चल रही है। ये डेटाबेस वेब कंटेनर, ये ऐप कंटेनर, ये डेटाबेस कंटेनर। अब अगर इस कंटेनर की मैनेजमेंट हम लोग बिना पॉड और नाम के ऑब्जेक्ट से करते तो क्या होता पता है, आपको यहां पर एक नेटवर्क पॉलिसी डालनी पड़ती इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद एप्लीकेशन कंटेनर और डेटाबेस कंटेनर के बीच में एक नेटवर्क पॉलिसी आपको लिखनी पड़ती। क्या नेटवर्क पॉलिसीज लिखनी पड़ती कि वेब और ऐप के बीच में इंटी कम्युनिकेशन करानी है, उससे रिलेटेड, ऐप और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन करानी है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पॉलिसीज लिखनी पड़ती। ट्रैफिक को कैसे आना है कैसे नहीं आना, कि वेब से ट्रैफिक ऐप में आना, ऐप से ट्रैफिक डेटाबेस पे आना, तो नेटवर्क पॉलिसीज आपको लिखनी पड़ेगी नहीं लिखनी पड़ेगी, पहले बताओ। हाँ सर। अब मान लो, अब ये कंटेनर कहाँ लोड होंगे, ये कंटेनर तो वीएम के अंदर जाएंगे ना। और आपकी कंपनी ने क्लस्टर बना रखा है, नंबर ऑफ वीएम्स हैं, नोड्स हैं। तो मान लो ये वाला कंटेनर नोड 1 पे चला गया, ये वाला कंटेनर नोड 2 पे चला गया, ये वाला कंटेनर नोड 3 पे चला गया, हर कंटेनर अलग अलग नोड पे गए। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन लेयर है वो भी आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटेनर अलग अलग नोड पे चल रहे हैं, एक नोड पे तो चल नहीं रहा ना। और मान लो कस्टमर की ट्रैफिक आती है वेब कंटेनर पे, अब वेब कंटेनर नोड 1 पे है, अब उस ट्रैफिक को एप्लीकेशन कंटेनर पे जाना है, एप्लीकेशन कंटेनर नोड 2 पे है। तो वेब कंटेनर से ट्रैफिक निकल के जब एप्लीकेशन कंटेनर पे जाएगी तो आप देखो लेटेंसी कितनी आएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग नोड पे हैं। और डेटाबेस पे ट्रैफिक जाएगी तो भी लेटेंसी आएगी, क्योंकि अलग अलग नोड पे हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो तीन आईपी यहाँ पर रिजर्व हो गई, कितनी आईपी हो गई, तीन रिजर्व हो गई, 1 2 3। तो इन्होंने जो पॉड नाम का ऑब्जेक्ट डेवलप किया ना, तो उन्होंने बोला कि पॉड एक वीएम की तरह रहेगा। मतलब आपको आईपी पॉड को देनी है, पॉड को आपने आईपी दे दी, आपने आईपी पीओडी पॉड को दे दी। किसको दे दी, पीओडी पॉड को आईपी मिल गई, ये आईपी हमने पॉड को दे दी, ये लाई 170.100, ये हमने पीओडी पॉड को आईपी दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वेब कंटेनर भी हमने कहाँ रख दिया, वेब कंटेनर भी आपके पीओडी पॉड, इस पॉड के अंदर आ गया, एप्लीकेशन कंटेनर भी इसी पॉड के अंदर आ गया, और डेटाबेस कंटेनर भी इसी पॉड के अंदर आ गया। तो आपको जरा याद करो कि हम लोग पहले एक सर्वर के अंदर, एक सर्वर हमारा चल रहा है, एक सर्वर के अंदर हमने एक आईपी डाल दी, उस सर्वर के अंदर हम तीन प्रोसेस चला रहे हैं, एक हमारी वेब सर्विस चल रही है, एक हमारी एप्लीकेशन सर्विस चल रही है, और एक हमारी डेटाबेस सर्विस चल रही है, ठीक है। तीन सर्विस चल रही है, इन तीन सर्विस को आपस में इंटीग्रेट कैसे करते थे आप, इन तीनों को अलग अलग आईपी थोड़ी दी गई, आईपी तो एक ही वीएम पे पड़ी हुई है। तो आपने देखा होगा लूप बैक आईपी,
सुना ना, 127.0.0.1। और उसके बैकएंड में जो डीएनएस एंट्री क्या होती है, लोकल होस्ट, सुना होगा ना। तो अगर आपने लाइफ में कभी टॉमकेट सर्वर कॉन्फ़िगर किया हो, उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारी वेब ऐप एंड डेटाबेस। तो हम लोग वेब, अगर वेब को ऐप के साथ इंटीग्रेट करना है और ऐप को डीबी के साथ इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करते थे, सोचो जरा। मान लो हमारी वेब सर्विस काम कर रही है 80 पोर्ट पे, मान लो हमारी एप्लीकेशन सर्विस काम कर रही है 5000 पोर्ट पे, मान लो हमारी डेटाबेस सर्विस काम कर रही है 3306 पोर्ट पे। कैसे इंटीग्रेट करते थे? वेब सर्विस के अंदर बैठकर हम लोग क्या बोलते थे, लोकल होस्ट क्या, और पोर्ट नंबर 5000। तो वेब सर्विस के अंदर बैठ के हमने इंटीग्रेट कर दिया क्या, लोकल होस्ट 5000। तो इंटीग्रेट हो गई। ऐसी ऐप के अंदर जाके हमने डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दिया कैसे, लोकल होस्ट 3306, ये इंटीग्रेट हो गई। तो लोकल होस्ट इंटीग्रेट हो गया। तो मतलब एक ही वीएम के अंदर आप नंबर ऑफ सर्विस चला रहे हो, उसको इंटीग्रेट कैसे आप कर रहे हो, लोकल होस्ट, क्योंकि वो एक ही एड्रेस है उसका। लेकिन वीएम के केस में क्या था, आइसोलेटेड नहीं है ये प्रोसेस, आइसोलेटेड नहीं है ये प्रोसेस, आइसोलेटेड नहीं है ये प्रोसेस, आइसोलेटेड नहीं है, सारे क्या कर रहे हैं, शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हो वीएम से। लेकिन कंटेनर के केस में क्या है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट भी मिल गया आपको, और लोकल होस्ट में बैठे हुए भी। तो यहां पर भी हमने क्या इंटीग्रेट करना है कि लोकल होस्ट एंड एप्लीकेशन की पोर्ट नंबर। एप्लीकेशन में बैठ के क्या करना है, लोकल होस्ट डेटाबेस का पोर्ट नंबर। तो ये सारे कंटेनर एक ही आईपी को यूज करते हैं, इसको सारे कंटेनर। जैसे कल तक आपके पर्सनल वीएम के अंदर क्या होता था, जितने भी प्रोसेस चला रहे हो सारे प्रोसेस एक ही आईपी को यूज कर रहे हैं, जो वीएम में आईपी है। तो वही यहाँ पर पॉड को एक आईपी मिला, और यही आईपी सारे कंटेनर यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सारे कंटेनर आइसोलेटेड भी हैं, लेकिन वीएम के केस में प्रोसेस आइसोलेटेड नहीं थे। समझ आई बात यहाँ? हाँ सर। कंफर्म करो। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। चलो, ऐसा नहीं है सर, एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर भी होते हैं। होता है सर, होता है। क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता है, क्या होता है देखो, कि एक पॉड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कि हमारा एक मेन कंटेनर है, ठीक है, मेन कंटेनर है। अब मैं चाहता हूं कि अब मान लो एक पॉड के अंदर आप एक कंटेनर का कंसेप्ट आप लेके चल रहे हो, कब होता है कब नहीं होता मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक पॉड ये है, एक पॉड ये है, और एक पॉड आपका ये है, ठीक है। इस पॉड के अंदर एक कंटेनर है, इस पॉड के अंदर एक कंटेनर है, इस पॉड के अंदर एक कंटेनर है। मान लो ये वाले पॉड कंटेनर के अंदर आपकी वेब सर्विस चल रही है, इस पॉड के कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन सर्विस चल रही है, इस पॉड के कंटेनर के अंदर आपकी डेटाबेस सर्विस चल रही है, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो पॉड है, ये वाला जो पॉड है, ये वाला पॉड कहाँ पे गया आपका,
ये वाला पॉड आपका नोड 1 पे गया है, और ये वाला पॉड आपका नोड 2 पे गया है, और ये वाला पॉड आपका नोड 3 पे गया है। ठीक है। अब मान लो एक कस्टमर की ट्रैफिक आती है, और एक कस्टमर इस वेब पॉड पे आता है, वेब पॉड पे आए। अब वेब पॉड से ट्रैफिक कहाँ पे जानी है? ऐप पॉड पे। और ऐप पॉड डिफरेंट नोड पे चल रहा है, तो लेटेंसी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी? डेफिनेटली लेटेंसी आएगी ना। अब मान लो आपके पास नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि क्लस्टर के अंदर एक नोड बैंगलोर में है, एक नोड मुंबई में है, एक नोड आपका चेन्नई में है। तो एक कस्टमर की जब ट्रैफिक आएगी तो रिस्पॉन्स तो कर देगा वो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर बनी हुई है, नेटवर्किंग है, राउटिंग है। तो ट्रैफिक अगर वेब पे आए, चलो लोकेशन छोड़ दो, आप एक ही लोकेशन ले लो, लेकिन फिर भी अगर नोड अलग अलग है तो नोड के इंटरफेस अलग अलग। एक नोड पे ट्रैफिक आई, वेब पॉड ने उसे रिस्पॉन्स कर दिया, अब एप्लीकेशन पे जानी है तो एप्लीकेशन पे ट्रैफिक चली गई। ठीक है, एप्लीकेशन पॉड डिफरेंट नोड पे चल रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? वेब पॉड जिस नोड पे चल रहा है उस नोड, उस पहले तो उस पॉड के इंटरफेस से ट्रैफिक निकलेगी, फिर वो नोड के इंटरफेस से ट्रैफिक निकलेगी, फिर उसके बाद दूसरे नोड के इंटरफेस पे जाएगी, फिर दूसरे नोड के दूसरे पॉड के इंटरफेस पे आएगी। तो लेटेंसी हाई देखने को मिलती है। मतलब एक कस्टमर को कंप्लीट रिस्पॉन्स आने के लिए टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि कस्टमर को फास्ट रिस्पॉन्स मिले। तो फास्ट रिस्पॉन्स के केस में आप क्या करोगे? एक पॉड के अंदर ही आप तीनों कंटेनर यहाँ पर रखोगे, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3, 1 2 3। इससे बेनिफिट्स क्या हुआ कि एक पॉड को एक आईपी मिली है। ठीक है। अब कस्टमर की ट्रैफिक आएगी, एक पॉड की आईपी पे आ गई, एक पॉड की आईपी पे आ गई। अब वो पॉड जिस भी नोड पे चल रहा होगा उस नोड पे ट्रैफिक चली गई, उस नोड पे ट्रैफिक चली गई, उस पॉड पे चली गई, उस पॉड पे ट्रैफिक गई, वहीं पर वेब सर्विस चल रही है, वहीं पे एप्लीकेशन सर्विस चल रही है, वहीं पे डेटाबेस सर्विस चल रही है, सेम जगह पे। कस्टमर को फास्ट रिस्पॉन्स आ गया। तो जहां स्पीड मैटर करेगा आपके लिए, वहां पर आप रखोगे। समझ आई? जहां पर आपको स्पीड मैटर नहीं करता, जहां पर आपको रिलायबिलिटी मैटर करती है, जहां पर आपको सस्टेन मैटर करता है, जहां पर आपको लगता है नहीं यार चीजें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि एक कंटेनर अगर डाउन होता है तो दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो उस केस में फिर आप एक पॉड के अंदर एक कंटेनर, एक पॉड के अंदर एक कंटेनर रखते हो। हालांकि स्पीड वहां पर भी उतनी स्लो देखने को नहीं मिलेगी, बट माइनर होता है। लेकिन जब माइनर माइनर ऐड होते जाता है तो फिर वो बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद ये तो मल्टी कंटेनर पॉड का एग्जांपल है। अगर मैं इनिट कंटेनर की बात करूं, ठीक है, तो इनिट कंटेनर क्या करता है? जैसे कि मान लो ये मेरा मेन एक पॉड है, पॉड के अंदर मैंने एक कंटेनर डालनी है, और ये कंटेनर जो है इसके अंदर मेन एप्लीकेशन डालनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेन एप्लीकेशन को रनिंग मोड में आने से पहले कुछ प्री टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, है ना? होता है ना कई बार कि यार कोई आप सेटअप तैयार कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन आप ऑन करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन ऑन होने से पहले कुछ प्री टास्क रन हो जाए। जैसे कि उसे कुछ डिपेंडेंसी टास्क रन करनी है, तो उस डिपेंडेंसी टास्क को मैं कहाँ पे परफॉर्म करूंगा? तो वो डिपेंडेंसी टास्क मेरे क्या होंगे? उस पॉड के अंदर डिफरेंट कंटेनर पे मैं रन कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि पहले मेरे डिपेंडेंसी टास्क इस कंटेनर पे रन हो जाए, देन उसके बाद ही जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद मेरा मेन कंटेनर स्टार्ट। इसको हम लोग इनिट कंटेनर कहते हैं। तो फिर वही हो गया कि एक कंटेनर पॉड के अंदर आपके मल्टी कंटेनर आ ही गए हैं यहाँ पर। लेकिन इनिट कंटेनर में ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंसी टास्क होते हैं वो कंप्लीट होने के बाद कंटेनर भी एग्जिट हो जाता है, और फिर मेन कंटेनर ही केवल चलता है। तो धीरे धीरे जैसे आगे जाते जाओगे तो डेफिनेटली इसके रियल वर्ल्ड यूज केस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है। क्लियर? इनिट नहीं, इनिट कंटेनर देखो क्या होता है। इनिट इनिशियलाइजेशन वर्ड का शॉर्टकट नेम है इनिट। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इस इनिशियलाइजेशन का शॉर्टकट वर्ड होता है इनिट। तो इनिशियलाइजेशन कब करते हैं हम लोग? हमने बोला कि कोई भी मेन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। तो उसी का शॉर्टकट नाम हम लोग यहाँ पर लोगों ने क्या दे दिया? इनिट दे दिया, इनिट। तो अब क्या होता है कि मान लो मेरा एक पॉड बन रहा है, और इस पॉड के अंदर मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर मेन एप्लीकेशन चलनी है।
अब मैं चाहता हूं कि यार मेन एप्लीकेशन को लोड होने से पहले कुछ टेस्टिंग जैसा प्रोसेस हो जाना चाहिए। जनरली हम लोग करते हैं ना ऐसा। तो अब वो प्रोसेस आप कहाँ रन करोगे? उसे भी तो आइसोलेटेड बाउंड्री चाहिए ना। तो एक पॉड के अंदर हमारा दो कंटेनर हो गया। पहला हो गया हमारा कंटेनर जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस चलेगा, उसको हम लोग इनिट कंटेनर बोलते हैं। अब क्या होता है, जिसमें इनिशियलाइजेशन प्रोसेस चलता है उसको, वो प्रोसेस रन होने कंप्लीट होने के बाद हमें उसको रन रखने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ इनिशियलाइजेशन बेस पे उसे यूज रन करना पड़ता है ना। तो इसलिए उसका टेक्निकल नाम इनिट कंटेनर दे दिया। बट उसमें हो कुछ भी नहीं रहा है, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो कंटेनर एग्जिट हो जाता है। उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसको डेवलप ही ऐसा किया गया है। हाँ बोलो। समझ आ गई सभी को? तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डेवलप, पॉड नाम का ऑब्जेक्ट डेवलप किया। तो अब क्यूबरनेटिस क्या कहता है, क्यूबरनेटिस कहता है कि किसी भी कंटेनर को अगर कुबरनेटिस के थ्रू मैनेज कराना है तो आपको उसको पीओडी पॉड के अंदर रखना पड़ेगा। अगर आपने कोई कंटेनर को ऐसे बना के छोड़ दिया कहीं पर भी, वो उसे मैनेज नहीं करेगा जब तक वो पॉड ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा। अब देखो, अगर आपको कंटेनर को मैनेज करना है, आपको कंटेनर को क्या करना है, मैनेज करना है क्यूबरनेटिस के थ्रू, तो क्यूबरनेटिस आपको रिकमेंड करता है, क्या करता है, रिकमेंड करता है कि आप मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करें पहले। ठीक है, सिंगल नोड पे काम नहीं करें, क्योंकि सिंगल नोड पे आपको क्यूबरनेटिस सेटअप हो तो जाएगा, लेकिन वही है कि अगर कोई कंटेनर आउटेज जाता है तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी है, दूसरा कंटेनर बन जाएगा आपका, तीसरा कंटेनर आपका बन जाएगा। लेकिन अगर नोड फेलियर हो गया तो आपके पास एक ही नोड था। अगर नोड फेलियर हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो क्यूबरनेटिस आपको रिकमेंड करता है कि आप मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करें। ठीक है, क्योंकि क्यूबरनेटिस आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पर प्रोडक्शन चल रहा होगा। ठीक है, प्री प्रोडक्शन पे भी आपको बहुत कम है कि कुबरनेटिस आपको देखने को मिले। लोग प्री प्रोडक्शन पे नॉर्मली डॉकर सॉर्म से भी काम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे आपको कुबरनेटिस देखने को मिलेगा जहां पर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोडक्शन पे अगर कुबरनेटिस यूज कर रहे हैं तो आप मल्टी नोड क्लस्टर का इस्तेमाल करें। क्या करें? मल्टी नोड क्लस्टर। मतलब सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लस्टर सेटअप करना है। क्या करना है? मल्टी नोड रखकर आपको क्लस्टर सेटअप करना है। ठीक है, तो जब बात आती है क्लस्टर सेटअप की, तो ये आपको कहते हैं कि हर नोड की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 GB रैम एटलीस्ट सब में होना चाहिए। 2 GB रैम से कम का नोड नहीं होना चाहिए, मशीन नहीं होनी चाहिए। 2 कोर सीपीयू आपके पास होनी चाहिए, 2 कोर सीपीयू। और 10 GB फ्री स्पेस डिस्क होनी चाहिए, फ्री स्पेस डिस्क। फ्री स्पेस का मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है तो उसके बाद 10 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए, ये बोलते हैं। 10 GB का फ्री स्पेस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए शुड बी लिनक्स। आप विंडोज भी रख सकते हो, लेकिन क्लस्टर के अंदर आपको पता होगा कि यार मास्टर नोड एंड वर्कर नोड का कंसेप्ट होता है, मतलब लीडर। तो जो मास्टर नोड होगा वहां पे लिनक्स होना चाहिए। बाकी जो वर्कर नोड है वहां पे आप विंडोज भी रख सकते हो, लिनक्स भी रख सकते हो।
तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन विंडोज बेस है, ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन विंडोज बेस है तो आपके नोड पे आपको विंडोज लोड करना है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन विंडोज बेस नहीं है, ओपन सोर्स है, तो फिर लिनक्स ही रखिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स की हिस्ट्री से ही निकल के आया है। और आज के टाइम पर हर कंपनी ज्यादातर ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे ही यूज कर रही है, लिनक्स ओपन सोर्स, ठीक है, कुबरनेटिस ओपन सोर्स, सारे ओपन सोर्स पे ही जा रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग कंफर्म करें। ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है? ओपन सोर्स। हाँ, लेकिन वहां पर आपको ध्यान देना है कि विंडोज आप क्यों रख रहे हो, ऐसे नहीं कि शौक से नहीं रखना है। आपके पास अगर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है तो आप रखिए, नहीं तो फिर लिनक्स रखिए। हम्म। क्योंकि जो क्योंकि जो प्रोसेस, क्योंकि कंटेनर है क्या, कुछ है थोड़ी, वो तो प्रोसेस ही है। तो मान लो कोई एप्लीकेशन है जो विंडोज सपोर्टेड है, तो वहां पे लिनक्स नहीं चलेगा ना। वहां पे क्या चाहिए? डॉट नेट बेस है, तो वहां पर जो प्रोसेस बनेगी वो विंडोज वाले ही होनी चाहिए। और ओपन सोर्स है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स कुबरनेटिस तो ओपन सोर्स ही है। और और हर कंपनी यूज कर रही है टाइम पे ओपन सोर्स प्रोडक्ट, मैक्सिमम कॉस्ट बच जाता है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुबरनेटिस वाले आपको नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि ये तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद इन सब में आईपी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आईपी कॉन्फ़िगर, आईपी इंस्टॉल होनी चाहिए। हर नोड में आईपी इंस्टॉल होना चाहिए। और इंस्टॉल होने के बाद सारे नोड आपस में पिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नोड तो बना दिया, आईपी डाल दिया, पिंग नहीं कर रहे, कोई फायरवॉल रिस्ट्रिक्शन है, नहीं। पिंग पुंग होना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद अब आपसे कहा जाता है, ठीक है, अब आप यहां पर क्यूबरनेटिस लोड करिए। लेकिन क्यूबरनेटिस लोड करने से पहले आपसे ये पूछते हैं कि जो आपका प्रोसेस है, जो प्रोसेस आप इसके अंदर चलाएंगे, जिसको आप आइसोलेट करेंगे, उसका मेथड क्या है? ध्यान से सुना मेरी बात को। जो प्रोसेस आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन चलाएंगे, एप्लीकेशन चलेगी तो एक प्रोसेस बनेगी, वो प्रोसेस को आइसोलेट किस मेथड से कर रहे हो आप? आइसोलेट इंजन क्या है? आइसोलेट जो आपको मिलेगी उसका इंजन क्या है? क्या आप खुद लिनक्स कर्नल के अंदर जाके वो मॉड्यूल को एक्टिव कर रहे हो, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी डॉकर का लाके आप लोड कर रहे हो, या ओपन सोर्स का ही आप कंटेनर डी यूज कर रहे हो, जैसे रेडिट ने क्रायो लाया है? सुना है क्रायो? प्रमोद आपने? तो ये क्रायो है क्या? ये क्रायो है क्या अगर हम लोग देखें, तो ये कुछ भी नहीं है सर। रेडिट वालों ने क्या किया, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया और कहा इस सॉफ्टवेयर के लोड होते ही आपके कर्नल का अंदर जाके नेम स्पेस एंड सी ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम इसके अंदर ऐड करके दे रहे हैं। और उसका नाम उन्होंने क्रायो रख दिया। तो वहां हम लोग क्या करते हैं? क्रायो लोड करते हैं। क्या करते हैं? क्रायो लोड करते हैं। आजकल तो ओपन शिफ्ट में लोड भी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डेवलप करके अलग से दे दिया ओपन शिफ्ट नाम से, और बोला इसको लोड कर लो, सब कुछ लोड हो जाएगा अपने आप। पहले बार पहले क्या होता था कि ओएस अलग डालना पड़ता था, फिर ओपन ओपन शिफ्ट के पैकेजेस क्रायो सब अलग डालने पड़ते थे। पहले वो रेडेड वाला क्रायो भी नहीं था, पहले वो उसका यूज करते थे, कंटेनर डी यूज करते थे पहले वो लोग। उससे भी पहले देखो तो डॉकर के साथ इंटीग्रेट होकर यूज करते थे, है ना। अब उन्होंने सब हटा दिया, अपना खुद का डेवलप कर लिया। तो वही है कि भाई आपके प्रोसेस आइसोलेट किस इंजन से होंगे, वो इंजन यहाँ पे लोड करना है, या तो डोकर लोड कर लो। लेकिन ओपन सोर्स मार्केट में आ चुका है कंटेनर डी, तो सारी कंपनी बोलती है कंटेनर डी लोड करेंगे। क्या करेंगे? है ना, क्यों किसी को सपोर्ट का पैसा दिया जाए? समझ रहे बात को? तो कंटेनर डी लोड करेंगे। क्या लोड करेंगे? कंटेनर डी। और ये कंटेनर डी की वजह से ही आपके इसके अंदर चलने वाले प्रोसेस आइसोलेट होंगे, डेडिकेटेड होंगे। उसके बाद
क्रायो। हाँ, लेकिन जो क्रायो है ना, उसकी हिस्ट्री भी कंटेनर डी से ही निकल के आई है, भी ध्यान रखिए। क्योंकि कंटेनर डी ओपन सोर्स है ना, तो रेडिट वाला ये क्या करता है, रेडिट भी तो ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे ही तो मॉडिफिकेशन करके एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके अपना अपना लॉन्च करके आपको बोलता है ये ले लीजिए, आप यही तो कर रहा है। अगर आप रेडिट की ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो रेडिट क्या कर रहा है, वो लिनक्स टोल्ड ने 1991 में लिनक्स कर्नल डेवलप किया। रेडिट ने अपने डेवलपर को बैठाया और उस लिनक्स कर्नल को लेकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया और बोला कि ये लो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वही है तो कंटेनर डी। उसके बाद इतना लोड होने के बाद आपको, अब आपको कहा जाता है ठीक है आप एक काम करिए कि एक क्यूब सीटीएल भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि कमांड वगैरह कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कुबरनेटिस के ऑब्जेक्ट्स ट्रिगर कैसे करेंगे, कमांड तो चाहिए ना चलाने के लिए। जैसे वहां पे ओसीआई का सॉफ्टवेयर डालना है, यहाँ पे आपको बोला क्यूब सीटीएल, क्यूब सीटीएल आपको लोड करना पड़ेगा। उसके बाद कहा जाता है कि एक एजेंट नाम का सॉफ्टवेयर होता है क्यूबलेट, ये आपको लोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्यूब सीटीएल लोड ना करें तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन क्यूबलेट क्यूबलेट आपको हर नोड पे चाहिए, क्योंकि क्यूब सीटीएल आपको वहां चाहिए होगा जहां बैठ के आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे। जहां बैठ के आप कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो वहां पे आपको क्यूब सीटीएल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप क्यूबलेट डाल दें बस। उसके बाद बात आती है कि आप क्लस्टर सेटअप कैसे करेंगे। अगर आप क्लस्टर सेटअप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आपको एक क्यूब एडीएम नाम का टूल आपको लोड करना पड़ेगा हर नोड। एक क्यूब एडीएम नाम का टूल है जो आपके क्लस्टर को सेटअप करेगा। समझ आ गई। किसी को डाउट तो नहीं है। मिनिमम मिनिमम चाहिए। यही होनी चाहिए। हाँ, इतना करने के बाद अब आपसे कहा जाता है कि ठीक है, अब ये जो नोड होंगे, ठीक है आप मास्टर नोड किसको बना रहे हैं, वर्कर नोड किसको बना रहे हैं, वो डिसीजन तो आप लोगे ही। लेकिन क्यूबिटिस वाला कहता है कि ये जो क्लस्टर के जो नोड होंगे वो आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर कोई अथेंटिकेशन आप यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, एलडैप अथेंटिकेशन, टीएलएस बेस्ड अथेंटिकेशन, कोई अथेंटिकेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर आपकी कंपनी का मान लो एलडैप अथेंटिकेशन है या फिर टीएलएस अथेंटिकेशन है, सीए सर्टिफिकेट बेस्ड अथेंटिकेशन है, तो वो आपको अलग से सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ेगा हर नोड के लिए। ठीक है, हर नोड के लिए की आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सीएसआर जनरेट करना पड़ेगा, फिर सीए सर्टिफिकेट के थ्रू साइन आपको करानी पड़ेगी। तो हर नोड के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टीएलएस, कौन सा अथेंटिकेशन मेथड आप यूज कर रहे हो। अगर आपकी कंपनी में एलडैप है तो आप एलडैप ले लो, नहीं तो आप अपना खुद का पर्सनल डेवलप कर रहे हो, जैसे टीएलएस बेस्ड अथेंटिकेशन जहाँ पे हम लोग हर नोड के लिए की बना रहे हैं, सीएसआर बना रहे हैं। राइट, हमने एक सीए सर्टिफिकेट ले रखा है, उससे सीए सर्टिफिकेट सबको साइन करा रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। तो क्लस्टर के बीच में जो नोड है, उनके नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन चलेगी आगे क्लस्टर सेटअप होने के बाद में, वो क्या चल रही है, टीएलएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लाइक एक सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए कुबरनेटिस आपको रिकमेंड कर रहा है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे। हाँ सर, बताओ। उसके बाद क्यूबरनेटिस वाला आपसे कहता है कि ठीक है, अब आप एक चीज आपको और डिसाइड करना है कि क्लस्टर के अंदर जो आपके पॉड बनेंगे, जो आपके पॉड्स बनेंगे आगे चल के, उस पॉड्स के अंदर जो आपके कंटेनर होंगे, ठीक है, तो पॉड को भी तो आईपी चाहिए। तो आपको बोलेगा कि आप क्लस्टर के अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क सेटअप करें, एसडीएन नेटवर्क सेटअप करें। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क मतलब, जैसे आप पहले अपनी कंपनी के अंदर डेटा सेंटर जब बनाने जाते हैं, तो आप ये चीज डिसाइड करते हैं ना कि यार हमारे 500 सर्वर है, तो 500 सर्वर को
के लिए आईपी पूल लेके आते हैं आप, स्विच राउटर्स लगाते हैं, केबल्स लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? आप वीएम वेयर के अंदर बैठे हो तो वहां पर भी आप नेटवर्क सेटअप करते हो नहीं करते हो? कि जो वीएम्स बनेंगे उनको आईपी क्या मिलेगी, उसका फायरवॉल क्या होगा, उसका नेटवर्क क्या होगा, करते हो नहीं करते हो? बताओ सर मेरे को, करते हो नहीं करते हो? करते हो ना ये चीजें भी? आप क्लाउड में भी बैठ के अगर काम कर रहे हो तो आप जो सर्वर सेटअप करोगे तो वीपीसी बनाते हो। तो वही है कि पीओडी पॉड क्या है, पीओडी पॉड इक्वल टू वीएम, पीओडी पॉड इक्वल टू क्या है, वीएम है। अगर देखा जाए तो वीएम की तरह ही तो काम कर रहा है पूरा का पूरा। पीओडी पॉड को आईपी मिल रही है, तो कह रहे हैं इस वीएम को आईपी कौन देगा? इस वीएम को आईपी मिलेगी, उसकी ट्रैफिक बाहर कौन निकालेगा, राउटिंग कौन डिफाइन करेगा? तो मार्केट में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क लॉन्च हुआ है। क्या हुआ है? जो ओएस के ऊपर पूरा डेटा सेंटर बन जाता है, ओएस के ऊपर पूरा आपको राउटर, स्विचेस, केबल, फायरवॉल सब मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर आपको एसडीएन नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। और क्यूबरनेटिस ने लॉन्च किया है सीएनआई, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। तो इसका मतलब है कि अब आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क अपने क्लस्टर के अंदर सेटअप करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में हम लोग डिसाइड करेंगे कि पॉड को क्या आईपी मिलनी है, उसकी राउटिंग कैसे जानी है, उसकी पूरी ट्रैफिक फ्लो सब कुछ हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इतना कुछ करने के बाद अब आपको करना होता है, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मास्टर नोड होगा, कौन सा वर्कर नोड होगा। जो मास्टर नोड होगा उस मास्टर नोड के अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चलेंगे, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो क्लस्टर को मैनेज करते हैं, जो क्लस्टर को ऑपरेट करते हैं। जैसे जिनमें से एक हो गया ए क्यूब एपीआई सर्वर, एक हो गया आपका क्यूब ईटीसीटी डेटाबेस, आपका एक हो गया क्यूब शेड्यूलर, एक हो गया आपका क्यूब कंट्रोलर, क्यूब प्रॉक्सी, कोर डीएनएस। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मास्टर नोड पे आपके रन होते हैं, जो पूरे क्लस्टर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इन सब का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। समझ आई? हाँ सर। ज्यादा हेक्टिक तो नहीं हो रहा थ्योरी? ऐसा लग रहा है एनर्जी डाउन हो गई सबकी। अगर हेक्टिक हो रहा तो कोई नहीं, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? और मुझे आप लोग बता दें, आप लोग अगर वीकडेज में भी आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारा कोर्स जल्दी बाइंड अप हो जाएगा। वीकडेज में 1 घंटे ही आना है, सुबह 8 से 9। है ना? आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो फोन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल नहीं करेंगे, मंडे करेंगे। कल मैं भी थोड़ा ऑफ ले रहा हूँ। आएंगे, अभी और भी लोग आएंगे, मंडे से आएंगे। हाँ हाँ, वही है। बिल्कुल।
बिल्कुल सर। अब थोड़ा, अब रियल चीजें पता लगती तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर आपको रियल स्किल्स और नॉलेज रहती है तो कंपनी में थोड़ा सा डिबेट करने में भी अच्छा लगता है। और फिर कभी आप इंटरव्यू में किसी जूनियर का लोगे तो आपको भी थोड़ा सा अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने फीडबैक दिया। बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो जो डिसाइड करके रखता हूँ, एक एक चीज बतानी है और फ्लो में बतानी है, हर चीज समझ में आनी। कोई चीज पता भी होगी तो रिवाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी चीज काटनी नहीं है कि भाई ये चीजें चलो छोड़ देते हैं। है ना? अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन ये है, सुप्रिया। मैं 2014 में ज्वाइन किया था कंपनी। कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और 4 साल मैंने वो कंपनी में वर्क किया और वहाँ से मैंने अपनी जो बैकग्राउंड, जो बेस है ना, फंडामेंटल, वो मैंने वहाँ पे क्लियर किया। डेटा सेंटर कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ट्रैफिक मैनेज होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने। देन उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग फील्ड में मूव हो गया। टोटली मैं ट्रेनिंग पे चला गया और ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने फ्रीलांसर पे आ गया वापस। तो अभी मैं 2019 से, आई ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए, और फ्रीलांसिंग में करता हूँ और प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करता हूँ, पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह लेता हूँ, उस पे काम करता हूँ और पार्ट टाइम पे ट्रेनिंग करता हूँ। दैट ये है। तो जो प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स वाले लोगों के साथ जब मैं काम करता हूँ तो वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिलता है। वे क्या चल रहा है कंपनी में, वहां से मैं सीखता हूँ और फिर डिलीवर करता हूँ। तो ये है मेरा भी करंट का टोटल, इन टोटल ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। टोटली। बस एक चीज का ध्यान रखना कि फ्यूचर का कुछ पता होता नहीं है। अब फ्यूचर में अगर मान लो कंटेनर का कोई ऑप्शन आ गया ना, तो उसको तुरंत पकड़ लेना, लेट मत करना। अगर, हाँ, लोग जनरली, मैंने देखा है अपने अपने एक्सपीरियंस में, बहुत बड़े बड़े लोग थे जो फिजिकल डेटा सेंटर में काम करते थे, ठीक है, अच्छे पैकेज में थे, 30 30 40 40 लाख के पैकेज में थे, लेकिन जब मार्केट में क्लाउड आया ना, क्लाउड, उन्होंने क्लाउड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो हमेशा यही बोलते रह गए कि कोई क्लाउड को यूज नहीं करेगा, वो सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, और उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। बाद में जब मार्केट क्लाउड पकड़ लिया ना, तब वो फिर परेशान हो गया, फिर उनको कोई लेने को तैयार नहीं। क्योंकि, हाँ, अब अब बहुत से लोग ऐसे थे सर मार्केट में, मैं आपको बता देता हूँ। 2010 2010 8 की बात कर लो, CCNA नेटवर्किंग बूम था में था सर।
मतलब लोग CCNA CCI करके बैठे हुए थे और इतने मोटे पैकेज ले रहे थे ना, 50-50 लाख का आर्किटेक्ट डिजाइन करने का। सोच भी नहीं सकते थे कि करियर उनका डाउन होने वाला है। अब CCNA वाला बंदा मूव हो रहा है, क्या बोल सकते हो आप? मार्केट से जॉब खत्म हो गया। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो, तो आज के टाइम पे क्लाउड वाला बंदा बहुत, जो बंदा अपडेटेड रखता है नॉलेज, वो तो चला गया कंटेनर पे। बहुत अभी तो देखो, क्लाउड वाला बंदा भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कंटेनर मार्केट जॉब खा रहा है। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, काफी है। नहीं चाहिए। सिंपल सा भाई, वैसे ही आप समझ लो कि अगर मान लो मुझे बेसिक सा कैलकुलेशन करना है, तो मुझे एटलीस्ट 8 और 10 तक पढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी मैं किसी चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, राइट? लेकिन देखो, कैलकुलेटर उसका जॉब खा गया। कैलकुलेटर नहीं करता कि आपको 10 तक पढ़ा होना चाहिए। कैलकुलेटर कहता है कि बेसिकली फंक्शन सीख लो कि 10 + 10 ये बटन है, करके आपको देगा। लोग क्या कर रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब देखो, वही है कि अभी मार्केट में कंटेनाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में नहीं बोल सकते ना सर क्या आ जाए। अगर फ्यूचर में इससे कुछ बेटर आ जाएगा तो एक्सेप्ट उसको तुरंत कर लेना और तुरंत उसके बारे में सीखना स्टार्ट कर देना। क्योंकि जो चीज मार्केट में आ रही है, कॉस्ट बचा रही है कंपनी का, तो कंपनी यूज करने ही करना है। हम्म। अच्छा। हम्म। अच्छा। बिल्कुल। धोखे से। अब एक, अब ऐसे ही एक चीज और देख, जैसे चैट जीपीटी हो गया, आपका AI हो गया। आज के टाइम पर चैट जीपीटी AI क्या कर रहा है? अब देखो, चैट जीपीटी को आप इंटीग्रेट कर देते हो अपने कुबरनेटिस के साथ, मान लो एग्जांपल। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसके लिए तो आपको एटलीस्ट कमांड चलाने पड़ते हैं, है ना? चैट जीपीटी में आप बोल दो बस कि मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये पर्टिकुलर मेरी डिस्क्रिप्शन है। चैट जीपीटी उसके कमांड्स भी निकाल देता है और उसे क्लस्टर पे रन भी कर देता है। तो देखो ना कितना चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं। अब लेकिन वही है कि भाई ठीक है, आपने चैट जीपीटी को ऑर्डर तो दे दिया, उसने कमांड निकाल दिया, उसे डिप्लॉय भी कर दिया, लेकिन अगर वो डिप्लॉयमेंट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो फिर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करनी पड़ेगी। और मॉडिफाई करने के लिए आपको फिर वो बेस क्लियर होना जरूरी है। तो ये पूरी हिरारकी होती है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं, नहीं यार चैट जीपीटी बूम पे है, चलो चैट जीपीटी के साइड चले जाते हैं। अब चैट जीपीटी की साइड आप चले तो गए, लेकिन वो चीजें बैकएंड में क्या कर रहा है, वो मॉडिफिकेशन का जब स्टेज आएगा तो आप वहां पे हाथ खड़ा कर दोगे, फिर उन्हीं टीम को ढूंढना पड़ेगा जिसका बेस नॉलेज क्लियर है। तो इसलिए फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है हर चीज का। हम्म। 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 हाँ जी, हाँ जी, सब कवर हो। नहीं, एग्जाम तो निकल जाएगा आराम से, उसकी चिंता। अभी आपका सर्टिफिकेट जो आपने किया वो कितना साल हो गया? तो अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर अभी आपको रुक के करना है? तो आप अभी सर्टिफिकेशन पे पैसे मत लगाओ, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, $395 है।
अभी आप अपने सीवी पे सर्टिफिकेशन लिख कर रखो, ठीक है, और जॉब सर्च करो। जैसे ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है, अगर वो कंपनी आपको, तो आप सीके का मत करो, सीकेडी का कर लो, सीकेएस का कर लो। हाँ, क्योंकि सीके ए तो आपके पास ऑलरेडी है, एक बार आपने कर रखा है, तो आप सीकेडी कर लो और सीकेएस कर लो अगर करना है आपको। हाँ, डेवलपर। वो कहने के लिए डेवलपर होता है, लेकिन है पूरा एडमिन का ही, ऑटोमेशन का पार्ट उसके अंदर आता है। हाँ, और एक सिक्योरिटी का। हम्म, वो तो हमेशा रहता है 30% डिस्काउंट। आप यूडेमी वगैरह में जाओगे ना, तो वहां पे आपको कोड भी मिल जाएगा, 35% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। हम्म, आप कर लो, सीकेडी कर लो। हम्म। हाँ, मोस्टली मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि जो सी सी के एस जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सी के डी का 70% ऑटोमेटिक कवर होता ही होता है। 30% बच जाता है, तो वो एक्स्ट्रा जो है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। या फिर आप मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर को फॉलो कर लेना, तो उस पे है सारी चीजें कवर, तो वहां पे एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, तो वहां से आपको एटलीस्ट कवर हो जाएगा, और फिर आप सीकेडी कर लें। फिर बाद में कभी नीड पड़ेगी तो सीकेएस कर लें। सीकेडी करो पहले आप, क्योंकि सीकेडी आप करोगे ना, तो आपका सीके ए का पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा। हाँ। हाँ, क्योंकि सीकेएस पे डायरेक्ट जाओगे तो सिक्योरिटी चीजों के ऊपर रहता है, फिर वो थोड़ा सा सीकेडी आपका थोड़ा सा अगर अच्छे से क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है एडमिन का पार्ट। और किसी को कोई डाउट पूछना है? हाँ हाँ, ग्रुप में बना दूंगा, मंडे को बना दूंगा, मंडे को करोगे ना आप ज्वाइन? हाँ, मंडे को कर लेंगे। पंकज, आपको कोई डाउट है? अजय? क्यों छूट गया, आप कहाँ चले गए थे? चलो कोई नहीं, मंडे को ज्वाइन करो। 8 बजे, 8 बजे। हाँ, 8 से 9। जी जी सर, 8 से 9। बहुत सुबह हो जाता है सर, मेरे को ट्रैवलिंग करना पड़ता है ना ऑफिस के लिए। हम्म। चलो फिर मिलते हैं मंडे में। मंडे, बाय बाय आप सभी को। गुड डे। अच्छा।